हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की आज की क्लास में हम ब्रिटिश दलीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रिटेन एक संसदीय व्यवस्था वाला देश है और संसदीय व्यवस्था वाले देशों में चुनावों के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन होता है। ब्रिटेन की जो संसद है वो मातृ संसद कही जाती है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो मातृ संविधान कहा जाता है और ब्रिटेन में जो दलीय व्यवस्था है वो है द्विदलीय व्यवस्था। एक प्रश्न यहाँ स्वाभाविक रूप से उठता है कि संसदीय शासन व्यवस्था को सफल बनाने के लिए कौन सी दलीय व्यवस्था सबसे उपयुक्त है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि द्विदलीय व्यवस्था जो है वो संसदीय शासन की सफलता के लिए अति आवश्यक है। तो ब्रिटेन में भी कुछ इसी तरह की द्विदलीय व्यवस्था है जिसकी वजह से ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था जो है वो सफल हुई है। आरंभ में हम पाते हैं कि ब्रिटेन में उदार दल और अनुदार दल जो थे वो हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में उदार दल ने अपना प्रभाव खोया और उसका स्थान श्रमिक दल ने ले लिया और वर्तमान में आज वहाँ पर अनुदार दल और श्रमिक दल के बीच में सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब द्विदलीय व्यवस्था होती है तो जनता भी अपना जो वोट देती है वो इसी तरह से देती है कि एक दल सत्ता में रहे और दूसरा दल विपक्ष में रहे, और विपक्ष जो है वो सत्तारूढ़ दल की गलतियों को निकालता रहे या उनको गलतियां करने से रोके, शासन की नीतियों को परिमार्जित करे, सरकार को प्रभावित करे, जनता के हितों की रक्षा करे, जनमत की रक्षा करे। इस तरह की भावनाएं जो है वो द्विदलीय व्यवस्था में पाई जाती है। तो ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था के सफल होने का जो प्रमुख कारण है वो है द्विदलीय पद्धति। और दो प्रमुख दल वहां पर कौन से हैं? एक है श्रमिक दल और दूसरा है अनुदार दल। तो हम यहाँ पर यूं कह सकते हैं द्विदलीय व्यवस्था के संबंध में, ब्रिटेन में जो दलीय व्यवस्था है उसके संबंध में ये कह सकते हैं कि दलीय व्यवस्था ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन की प्राण शक्ति है। दलीय व्यवस्था ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन की प्राण शक्ति है, या फिर जेनिक्स के शब्दों को मैं यहाँ पर दोहरा सकता हूँ कि ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से आरंभ होता है और राजनीतिक दलों में ही समाप्त हो जाता है। जेनिक्स क्या कहते हैं कि ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से आरंभ होता है, ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से आरंभ होता है और राजनीतिक दलों पर ही समाप्त हो जाता है। तो अब हम ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो पहली विशेषता स्वाभाविक रूप से कौन सी है? द्विदलीय व्यवस्था। 17वीं सदी के आरंभ में राजा और राजसत्ता के समर्थक कैविलियर्स और धार्मिक सहिष्णुता और संसद के समर्थक राउंड हेड्स कहलाते थे, जिन्हें आज की भाषा में राजतंत्रवादी और गणतंत्रवादी कह सकते हैं। संसद की सर्वोच्चता निश्चित रूप से स्थापित होने के बाद इन दलों के नए नाम टोरी और विहग दल पड़े। सन 1832 ईस्वी में सुधार अधिनियम पारित होने के बाद इन दलों के नाम अनुदार दल और उदार दल हो गए। अनुदार दल स्थापित व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थक था। अनुदार दल, मैंने आपको क्या बताया कि अनुदार दल स्थापित व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थक था। 20वीं सदी में मजदूर दल के उदय से ऐसा प्रतीत हुआ कि अब ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति के स्थान पर त्रिदलीय पद्धति स्थापित होगी, किंतु मजदूर दल की शक्ति बढ़ने के साथ साथ उदार दल का पतन प्रारंभ हो गया और ब्रिटिश राजनीति में दो दलों का ही प्रभुत्व रह गया। तो तीन दलों की स्थिति अवश्य बनी, लेकिन बाद में त्रिदलीय व्यवस्था द्विदलीय व्यवस्था के रूप में परिणित हो गई। अब हम दूसरी बात ये देखेंगे कि ब्रिटेन में द्विदलीय जो पद्धति है वो द्विदलीय पद्धति वहां पर उसका जो जन्म हुआ वो क्यों हुआ। तो इसमें आपकी किताबों में कारण दे रखा है कि अंग्रेज भाषाभाषी व्यक्ति सिद्धांतवादी होने के बजाय व्यवहारवादी होते हैं। हालांकि ब्रिटेन के बारे में आपने पढ़ा है कि ब्रिटेन में परंपराओं का महत्व है, लोग रूढ़िवादी स्वभाव के हैं, लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अंग्रेजी भाषाभाषी व्यक्ति सिद्धांतवादी होने के बजाय व्यवहारवादी होते हैं। वे सैद्धांतिक मतभेदों में उलझकर नवीन राजनीतिक दलों को जन्म देने की बजाय उसी द्विदलीय पद्धति को बनाए रखना चाहते हैं जो व्यवहार में ठीक प्रकार से कार्य करती हो। तो एक प्रकार से वहां पर वही परंपरा वाली बात आ गई कि मतलब आरंभ में दो दल देखने को मिलते थे, इसलिए उन्होंने द्विदलीय व्यवस्था को बनाए रखा। हालांकि यहाँ पर कहा गया कि वो सिद्धांतवादी होने की बजाय व्यवहारवादी होते हैं और जो दल प्रभाव में है उन्हीं दल को वो बनाए रखने का
पक्ष लेते हैं। पहला कारण था। फिर दूसरा कारण देखिए, ब्रिटेन में यूरोप के अन्य देशों के समान राष्ट्रीयता, धर्म और भाषा की समस्याएं नहीं हैं जो देश को खंडित करती हैं और जिन्होंने फ्रांस और इटली जैसे देशों में बहुदलीय प्रणाली को जन्म दिया। मतलब फ्रांस और इटली जैसे देशों में बहुदलीय व्यवस्था के जन्म होने के पीछे जो कारण था वो था भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म और भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं थी। लेकिन चूंकि ब्रिटेन में इस तरह की विविधताएं नहीं थी, इसलिए वहां पर द्विदलीय व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। इसलिए कहा गया कि ब्रिटेन में यूरोप के अन्य देशों के समान राष्ट्रीयता, धर्म और भाषा की समस्या नहीं थी जो कि देश को खंडित करती थी, इसलिए वहां पर बहुदलीय के स्थान पर द्विदलीय पद्धति का जन्म हुआ। मतलब भिन्न भिन्न भाषा, संस्कृतियां, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न राष्ट्रीयताएं जो है वो अलग अलग दलीय पद्धति को या बहुत सारे दलों को जन्म दे सकती है। तो वहाँ इस तरह की समस्या नहीं थी ब्रिटेन में, इसलिए वहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था जो है वो पाई जाती है। तीसरा कारण बताया गया, द्विदलीय पद्धति को जन्म देने वाला एक प्रमुख कारण ब्रिटिश चुनाव पद्धति है। मतलब चुनाव पद्धति को भी द्विदलीय पद्धति को जन्म देने वाला कारण बताया गया। यूरोप के अन्य देशों की भांति ब्रिटेन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं, वरन साधारण बहुमत की प्रणाली और एक सदनीय निर्वाचन क्षेत्र है और इसी कारण से छोटे छोटे राजनीतिक दलों का विकास नहीं हो पाया। यानी जो निर्वाचन क्षेत्र है वो बहुसदस्यीय नहीं है, बल्कि निर्वाचन क्षेत्र क्या है, एक सदस्यीय है और एक क्षेत्र से या एक चुनाव क्षेत्र से केवल एक ही उम्मीदवार को जीता हुआ माना जाता है या वो जीतता है। तो वहाँ पर इस कारण से छोटे छोटे दलों का प्रभाव जो था या जो विकास जो था वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ क्या था कि चुनाव पद्धति जो थी वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं पर आधारित नहीं थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित नहीं थी, वरन साधारण बहुमत पर आधारित थी और निर्वाचन क्षेत्र जो था वो एक सदस्यीय था, जिसके कारण वहाँ छोटे छोटे राजनीतिक दलों का विकास संभव नहीं हो पाया। इसके बाद चौथा कारण बताया गया कि लोक सदन के सभा भवन और कार्य पद्धति ने द्विदलीय पद्धति को स्थायी बनाने में अपना योगदान दिया। ब्रिटिश लोक सदन का आकार अनुप्रस्थाकार है, यानी हॉरिजॉन्टल है और आमने सामने बैठने की इस स्थिति में कोई सदस्य सहज ही अपने दल की निष्ठा का त्याग नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त लोक सदन की कार्यविधि ऐसी है कि उसमें तीसरे दल के लिए कोई स्थान नहीं है। तो हम केवल इतनी सी बात रखेंगे आपके सामने कि लोक सदन की कार्यशैली या कार्यविधि ऐसी है कि उसमें तीसरे दल के लिए कोई स्थान कभी भी नहीं बन सकता, इसलिए वहां पर द्विदलीय पद्धति पाई जाती है। तो ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति क्यों है, इसके बारे में हमने चर्चा करी। अब दूसरी विशेषता सुदृढ़ संगठन और केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति है। अब चूंकि हमने एकात्मक व्यवस्था ब्रिटेन के संबंध में देखी है और कहा है या माना है या देखा है या समझा है कि ब्रिटेन में पूरे देश का शासन एक केंद्रीय सरकार के द्वारा संचालित होता है, तो दलीय व्यवस्था में, द्विदलीय व्यवस्था में जो दलों का संगठन है वो क्या है, बहुत सुदृढ़ है और जो केंद्रीय नेतृत्व करता है वो बहुत मजबूत है, जो कि सभी मतलब दल के सभी सदस्यों पर अपना नियंत्रण जो है वो बनाए रखते हैं। ब्रिटेन के राजनीतिक दल बहुत अधिक संगठित और केंद्रीकृत है। संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में निकट संपर्क आवश्यक होता है और इसे सुदृढ़ केंद्रीकृत राजनीतिक दलों के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। ब्रिटिश राजनीतिक दलों की वास्तविक स्थिति, वास्तविक शक्ति और स्थिति दल के शीर्ष संगठन में निवास करती है और वहीं से दलीय क्रियाकलापों का नियंत्रण और संचालन होता है। ब्रिटेन में सीधे ब्रिटेन में नीचे से ऊपर तक समस्त राजनीतिक दल एक सूत्र में बंधा हुआ होता है। मतलब जो राजनीतिक दल होता है, एक प्रमुख राजनीतिक दल, वो एक सूत्र में कठोरता के साथ में क्या होता है, बंधा हुआ होता है। इसके बाद में कठोर अनुशासन, स्वाभाविक सी बात है, जब द्विदलीय व्यवस्था है तो दलीय अनुशासन भी क्या होगा, कठोर होगा। दलीय सचेतक भी होंगे वहां पर, जो दल की गतिविधियों में भाग लेने वाले दल के सदस्यों पर अपना नियंत्रण रखते हैं और उनको अपनी देखरेख में रखते हैं कि वो दल के विरोध में जाकर काम ना करें। जैसे किसी विधेयक के ऊपर अगर मतदान होने की स्थिति पैदा होती है तो दलीय सचेतक उनको, अपने दल के सदस्यों को निर्देश दे देते हैं कि उन्हें अपनी पार्टी के पक्ष में ही वोट डालना है, विरोध में वोट नहीं डालना है। तो दलीय अनुशासन कैसा, कठोर है। अगर कोई दलीय अनुशासन को भंग करता है तो उसे दल से निकालने का भी वहां पर प्रावधान जो है वो मिलता है। तो कठोर दलीय अनुशासन, ब्रिटेन में सुदृढ़ और केंद्रीकृत राजनीतिक दलों का स्वाभाविक परिणाम कठोर दलीय अनुशासन के रूप में देखा जाता है।
ब्रिटिश दलपति की सरलता तथा अनुशासन अमेरिका वासियों के लिए प्रशंसा और ईर्ष्या का विषय बना हुआ है। ब्रिटेन में सरकार का भविष्य लोक सदन के प्रांगण में निश्चित होता है। सरकार का भविष्य लोक सदन के भवन में निश्चित होता है और इसी कारण ब्रिटिश लोक सदन में दलीय सचेतकों की व्यवस्था की गई, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो दलीय नेता के साथ संपर्क रखते हुए सदस्यों को निर्देश देते रहते हैं और सदस्यों के लिए निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। न केवल अमेरिका वरन अन्य देशों के राजनीतिक दलों की तुलना में ब्रिटिश राजनीतिक दल निश्चित रूप में अधिक अनुशासित है। भारत में भी दलीय अनुशासन इतना नहीं है या अमेरिका में भी इतना दलीय अनुशासन नहीं है जितना कि ब्रिटेन में है। फिर इसके बाद में आप देखिए कि निरंतर सक्रियता राजनीतिक दलों की बनी रहती है। केवल चुनावों के समय उस तरह की स्थिति नहीं देखने को मिलती। भारत में या इटली और फ्रांस जैसे देशों में जहां बहुदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है, वहां तो चुनावों के समय राजनीतिक दलों के सदस्यों की सक्रियता देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब द्विदलीय व्यवस्था होती है और सत्तारूढ़ दल को पूरा यकीन होता है कि अगर वो कोई भी गलती करेगा तो विरोधी दल उसका विरोध करेगा, उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश करेगा, तो वो निरंतर क्या रहते हैं, न सिर्फ कानून निर्माण की प्रक्रिया में बल्कि जनता के कल्याण की जो प्रक्रिया होती है और सरकार जो नीतियां बनाती है, जो योजनाएं बनाती है, जो कानून बनाती है, उनके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन और उनका लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए वो निरंतर क्रियाशील रहते हैं। तो निरंतर सक्रियता भी ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषता है। भारत में ऐसा नहीं देखने को मिलता। दल जैसी चुनाव खत्म होते हैं, जो चुनाव हार जाते हैं वो एकदम से ही निष्क्रिय हो जाते हैं और जो सत्तारूढ़ भी होते हैं वो भी इतने सक्रिय नहीं रहते जितने कि वो वायदे करते हैं। फिर नेता की सर्वोच्च स्थिति, एक दलीय मतलब द्विदलीय व्यवस्था में जो नेता होते हैं पार्टी के, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, वो क्या होते हैं, सर्वोच्च स्थिति रखते हैं। दल के सदस्य उनको भगवान के रूप में देखते हैं, जैसे कि सम्राट के रूप में, जैसे सम्राट की पूजा होती है वैसी दल के सर्वोच्च नेता की सर्वोच्च स्थिति होती है, जो पार्टी में सम्मान पाता है और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं, उसकी बातों का अनुगमन करते हैं। जैसा वो कहता है पूरी पार्टी और पूरी सरकार उसी के कहे अनुसार चलती है। तो ब्रिटेन में नेता की जो स्थिति होती है वो सर्वोच्च होती है और वो निरंतर ब्रिटिश दलीय व्यवस्था में अपने प्रभाव को बनाए रखता है। अब अमेरिका में हमने क्या देखा कि लूट प्रथा देखी है, लेकिन ब्रिटेन में लूट प्रथा नहीं पाई जाती है। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के बाद स्थायी पदाधिकारियों की एक बड़ी संख्या में परिवर्तन होता है। जैसे हमारे यहाँ पर भी देखा कि लोग बाग ये कहते हैं कि सरकार के बदलने पर नेताओं को, नौकरशाहों को बदलने की बीमारी होती है। तो वैसी स्थिति अमेरिका में भी है कि राष्ट्रपति के चुनाव के बाद स्थायी पदाधिकारी यानी जो नौकरशाह होते हैं उनकी बड़ी संख्या में उनके ट्रांसफर होते हैं या उनमें परिवर्तन होता है। पहले से कार्य कर रहे पदाधिकारियों के स्थान पर उन व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है जिन्होंने चुनाव के समय राष्ट्रपति को विजय दिलाने में योगदान दिया होता है। ये लूट व्यवस्था है, लेकिन ऐसी लूट व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन में नहीं पाई जाती है। लेकिन ब्रिटिश राजनीति में राजनीतिक दलों के द्वारा इस प्रकार का आचरण नहीं किया जाता। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की निश्चित पद्धति है और चाहे जिस राजनीतिक दल की सरकार का निर्माण हो, प्रशासनिक अधिकारी स्थायी रूप से अपने पदों पर बने रहते हैं और नौकरशाह को जो कार्य दिए जाते हैं वो उन कार्यों को बराबर करते रहते हैं और वो अपनी निष्पक्षता की स्थिति को बनाए रखते हैं। यानी उनका जो झुकाव होता है वो किसी दल विशेष की ओर न होकर अपने पद के सम्मान और उसकी गरिमा और जो कर्तव्य उन्हें दिए गए होते हैं उनके प्रति वो झुके रहते हैं और वो निरंतर अपने कार्यों को करते रहते हैं। तो वहाँ लूट व्यवस्था का अभाव है कि चुनाव मतलब सत्ता परिवर्तित होते ही नेता जो है वो नौकरशाहों को परिवर्तित नहीं करते हैं या जो लाभ के पद होते हैं वो ना अपने सहयोगियों में या अपने सगे संबंधियों में नहीं बांटते। इस तरह की बात अमेरिका में तो देखने को मिलती है लेकिन ब्रिटेन में देखने को नहीं मिलती। तो ब्रिटेन में लूट व्यवस्था का अभाव देखने को मिलता है। चाहे जिस राजनीतिक दल की सरकार का निर्माण हो, प्रशासनिक अधिकारी स्थायी रूप से अपने पदों पर बने रहते हैं। ब्रिटेन की यह पद्धति अमेरिका की पद्धति की तुलना में निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। तो आज हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि ब्रिटेन में जो दलीय व्यवस्था है वो कैसी है, उसकी कौन सी विशेषताएं हैं। प्रमुख रूप से अनुदार दल और श्रमिक दल जो है वो सत्ता में बराबर बने हुए हैं। उदार दल आज अपना प्रभाव खो चुका है। मिलीजुली सरकारों की स्थिति ब्रिटेन में बहुत ही कम देखने को मिली। एक बार हमने 2009-10 में देखा था, है ना। और हम ये पाते हैं कि वहाँ प्रमुख रूप से एक दल सत्तारूढ़ होता है और दूसरा जो है वो विपक्ष में बैठता है। तो ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है कि द्विदलीय पद्धति वहाँ पाई जाती है और कठोर दलीय अनुशासन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो आज हमने मेरे हिसाब से जितना हमें यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए उतनी प्राप्त कर ली है ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था के बारे में। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।